चलिए, आज की विषय वस्तु क्या है? इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है? वैसी घटनाएं जो पूर्व काल में बीत चुकी हैं, ठीक है ना, या घट चुकी है, उसको क्या कहते हैं बाबू? इतिहास। चलिए, तो इतिहास के बारे में जानकारी यानी इतिहास को एक विषय वस्तु के रूप में किसने समझाया था? हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस ने। तो इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किन्हें कहा गया है? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या किया था कि इतिहास को एक विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया था। किसमें? विषय वस्तु के रूप में। इतिहास में हमें जानकारी मिलती है बीती हुई बातों का। तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? पहला सवाल तो ये होता है कि इतिहास आखिर शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से? तो देखिए, जब धरती पर मनुष्य का मतलब उद्भव हुआ, मनुष्य धरती पर आए, तो मनुष्य जब आए थे तो वह किस प्रवृत्ति के थे? जानवर प्रवृत्ति के। जानवर प्रवृत्ति कहने का मतलब है ना उनके पास आवास था, रहने का स्थान, ठीक है ना, ना उनके लिए कुछ भोजन था, ना वस्त्र था। यानी कहने का मतलब है जैसे जानवर रहते थे वैसे इंसान रहते थे। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य क्या थे? जानवर प्रवृत्ति के थे, ठीक है ना। तो अब इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है कि हम लोग को पता कैसे चलता है कि इतिहास में ये सब घटनाएं घटी है? तो देखिए, इतिहास की जानकारी के लिए कई स्रोत यहाँ साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है ना। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य वैसे साक्ष्य जो खुदाई से प्राप्त हुए, यानी ज़मीन को जब खोदा गया तो उससे जो वस्तुएं प्राप्त हुई तो उसको आधार मान करके उसकी उम्र का पता लगाया गया कि यह जो वस्तु है कितनी पुरानी है। देखिए, यहाँ पे दो वस्तुएं, धरती से जब खुदाई होती है, धरती का, ज़मीन का, आर्कियोलॉजिस्ट जब उसका, आर्कियोलॉजिस्ट जिनको कहा जाए, जो ज़मीन का क्या करते हैं, खोद करके उनका अध्ययन करते हैं वस्तुओं का, उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो वस्तु प्राप्त होती है उसको दो विधियों से उसकी उम्र का पता लगाते हैं। पहले जान लीजिए दो विधियां क्या क्या हैं किसी भी वस्तु के उम्र का पता लगाना। तो देखिए, एक होता है यूरेनियम डेंटिंग। यूरेनियम डेंटिंग। दूसरा है कार्बन डेंटिंग, ठीक है ना। दूसरा है कार्बन डेंटिंग। देखिए, यूरेनियम क्या है और कार्बन क्या है, पहले ये जान लीजिए। यूरेनियम क्या है और कार्बन क्या है? यूरेनियम एक क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व। यह रेडियो सक्रिय तत्व क्या है भाई? तो वैसे तत्व जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित हो जाती हैं वह कहलाते हैं रेडियो सक्रिय। क्या कहलाएंगे? रेडियो सक्रिय, ठीक है ना। कार्बन आपका क्या है? तो कार्बन तो पहले आपका क्या है बाबू? अधातु है। क्या है? अधातु। इसका अध्ययन आप किए होंगे, अगर नहीं जानकारी है तो कर लीजिए। कार्बन क्या है आपका? अधातु है। तो इन दो विधियों से क्या किया जाता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन का खुदाई करके वस्तुएं प्राप्त करते हैं उसका उम्र का पता लगा लेते हैं कि कितनी पुरानी है। तो देखिए, जिसमें कभी जीवन रहा हो, जीवन रहा हो, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात हो गया कि जो वस्तु पहले समय में कभी जीवित थी, यानी उसमें जीवन था, लेकिन वर्तमान में अब धरती से प्राप्त हुआ है तो वह तो निर्जीव, किस अवस्था में है? निर्जीव अवस्था में। तो जिसमें कभी जीवन रहा हो तो उसके उम्र का पता लगाते हैं कार्बन डेंटिंग से। किससे बाबू? कार्बन डेंटिंग विधि से। कार्बन डेंटिंग विधि से, ठीक है ना। यानी जो कभी पहले सजीव था लेकिन वर्तमान में अभी वह क्या है? निर्जीव है, तो उसकी उम्र का पता कार्बन डेंटिंग से। और कार्बन डेंटिंग में कार्बन 14 यानी C14 आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। पूछता है सवाल एग्जाम में, कंपटीशन की दुनिया में आएंगे तो यह पूछता है सवाल ज़्यादातर कि कार्बन डेंटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन 14 C14, ठीक है ना।
कार्बन 14 कहें या C14। अब ये समस्थानिक क्या है, तो थोड़ा सा हम ले चलते हैं आपको इसके तरफ। समस्थानिक वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। परमाणु संख्या क्या हो, समान, और परमाणु भार अलग अलग, उसको कहते हैं समस्थानिक, इंग्लिश में आइसोटोप। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, आइसोटोप, ठीक है। समभारिक क्या होते हैं, तो जिसके परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, एक हो, बराबर हो, तब वह कह जाते हैं समभारिक। अंग्रेजी में इसको आइसोबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोबार। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी जीवन रहा हो यानी सजीव था लेकिन वर्तमान में निर्जीव है, तो उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं कार्बन डेटिंग से। जैसे अब कहा जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या थे, डायनासोर इस धरती पर थे। डायनासोर सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो डायनासोर के बारे में बताया गया है कि डायनासोर आज से पहले 2 करोड़ साल या 3 करोड़ साल पहले थे। तो इसका प्रमाण मिला है ना। कोई भी बात जो इतिहासकार होते हैं प्रमाण ऐसे नहीं रखते, प्रमाण उनके पास सबूत होते हैं, वैसे वह प्रमाणित करते कि यह पहले था। जैसे क्या हुआ कि डायनासोर की हड्डी प्राप्त हो गई। किसकी हड्डी, डायनासोर का। अब हड्डी यानी कभी न कभी उसमें जीवन था, पहले तो जीवित था। तो उसमें कार्बन 14 के आइसोटोप का प्रयोग करके उसकी उम्र का पता लगा लिया गया कि भैया यह जो जीव था पहले कितने साल पहले जीवित था। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे और कई सारे, जैसे कोयला प्राप्त होता है धरती के अंदर से। कोयला का निर्माण तो पता ही होगा कि जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वृक्ष क्या होते हैं, पेड़ पौधे धरती के अंदर चले गए, और धरती के अंदर जाएंगे तो अधिक ताप और दाब बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वह धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित होते हैं। लेकिन वही लकड़ी अगर हम लोग अपने घर में रखते हैं कहीं भी खुला जगह स्थान पे, तो वह लकड़ी कोयला में नहीं बदलता, वह क्या हो जाता है और धीरे धीरे उसका अपक्षय होता है, लकड़ी खराब हो जाती है, दीमक लग जाते हैं। ऐसा क्या कारण क्या है, तो कारण यही है कि देखिए जब खुला वातावरण में आएगा तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिलेगा, साथ में ही साथ नमी मिलेगा। तो ऑक्सीजन और नमी के कारण वह क्या होता है, धीरे धीरे उसका अपक्षय होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अपक्षय। लेकिन जब ज़मीन के अंदर चला जाएगा, धरती के अंदर चला गया, तो वहाँ पे प्रेशर यानी दाब क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। दाब भी ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा, ठीक है ना, तापमान भी ज़्यादा हो गया। तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो वह उसमें अपक्षय नहीं होगा, वह धीरे धीरे उसके जो अणु है आपस में जुड़ते जाएंगे और एक हार्ड क्रिस्टल, हार्ड आकृति बना लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोयला। मतलब बहुत लंबा समय लगता है लकड़ी को कोयला बनने में, ठीक है ना। तो कोयला भी अगर प्राप्त होता है तो पता लग जाता है कि यह जो कोयला था कितना वर्ष पुराना था। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कोयला क्या था, पेड़ से निर्मित है, और पेड़ में कभी ना कभी जीवन रहा होगा। लेकिन जो धरती के ऊपर वृक्ष पाए जाते हैं तो उनके उम्र का पता लगाने के लिए ये विधि नहीं है, उसके लिए अलग विधि है। जैसे पेड़ कटता है, पेड़ काटा गया तो अब पता चलता है कि पेड़ कितने वर्ष पुराना है। इसकी जानकारी के लिए देखिएगा, जब पेड़ कटता है तो देखिएगा अंदर वाले जो तना कटती है तो उसके अंदर शेप में गोलाई होती है, गोल गोल आकृति बनी होती है, रिंग, जिसको क्या बोलते हैं, रिंग। रिंग को काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है ना। लकड़ी जैसे देखिएगा, लकड़ी ऐसे कटता है ना, तो देखिएगा इसके अंदर सर्किल यानी गोल आकृति बनी होती है, इस तरह से देखे होंगे आप लोग गौर से, ठीक है ना। लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन जो जानते हैं इसके बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं, रिंग्स को गिन लीजिए, कितने वलय हैं। वलय मतलब इंग्लिश में उसको रिंग बोलते हैं। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। यानी पेड़ कितने वर्ष पुराना है, 5 वर्ष। जो धरती के ऊपर अभी वर्तमान में मौजूद है उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं, कैसे, उसके रिंग को गिन करके, ठीक है। रिंग की संख्या जितनी होगी उतना ही क्या होगा, उसका उम्र होगा, कोई दिक्कत। लेकिन जो धरती के अंदर चला गया है उसकी उम्र का पता कार्बन डेटिंग से, यानी कार्बन 14 से। तो एक लाइन में इसको कह सकते हैं जिसमें कभी जीवन रहा हो, यानी जो सजीव थे, जो सजीव थे या सजीवों के उम्र का पता, सजीवों के उम्र का पता किस विधि से, यही है आपका कार्बन डेटिंग। कौन सा, कार्बन डेटिंग, कोई दिक्कत। अब चले, अब है कि निर्जीवों की उम्र का पता, यानी जमीन जब खुदाई होगी तो क्या क्या प्राप्त होंगे, मिट्टी, मूर्ति, मकान, चट्टान, ये सब प्राप्त होते हैं ना। तो मिट्टी,
मूर्ति, चट्टान, मकान। मकान कहने का मतलब है कि मकान बनाने में जो ईंट का प्रयोग हुआ था उसके बारे में है, उस सेंस में। तो मिट्टी, मकान, मूर्ति, चट्टान, यानी निर्जीवों की उम्र का पता, निर्जीवों के उम्र का पता किस विधि से लगता है बाबू? तो इसके लिए विधि है आपका कौन सा? यूरेनियम डेंटिंग। देखिए ध्यान से, कौन सी विधि? यूरेनियम डेंटिंग। कार्बन डेंटिंग के बारे में आपको बता दिया गया, यूरेनियम डेंटिंग, यूरेनियम डेंटिंग विधि से, यूरेनियम डेंटिंग विधि से। क्लियर है ना? अब सवाल होगा कि यूरेनियम डेंटिंग विधि में यूरेनियम के किस समस्थानिक यानी किस आइसोटोप का प्रयोग होगा? तो यूरेनियम डेंटिंग में होता है यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235, ठीक है ना? देखिए यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होती है। क्या होता है? 92, ठीक है ना? ऊपर परमाणु भार लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पढ़े होंगे किसमें? रसायन में, रसायन शास्त्र में अध्ययन किया होंगे आप लोग कि यूरेनियम कोई भी तत्व है, नीचे जो लिखा जाता है उसको कहते हैं परमाणु संख्या, ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या है? परमाणु भार। अरे भार, बोझ हमेशा माथा पर, बोझ ऐसे थोड़ी है कि पैर में बांध के चलेंगे, नहीं ना, बोझा हमेशा माथे पर। तो जो माथा पर बोझा है वह भार है। क्या है? भार है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दोनों से हम लोग क्या किए? उम्र का पता लगा लिए। तो इतिहासकार जब जमीन की खुदाई करते हैं, अब उसका स्टडी करते, अध्ययन किए, तो इन दो विधियों से उसके उम्र का पता लगा लिए। तो मिलने वाला धरती से अंदर क्या क्या प्राप्त होगा भाई? जो कभी न कभी जीवित था, अब मृत है, या वैसी वस्तुएं होंगी जो कभी न कभी निर्जीव थे, आज भी निर्जीव ही हैं। तो दोनों विधि से उसकी उम्र का पता लगा लिए। जैसे आप लोग सुने होंगे कि आज से एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था भारत में, जो दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कहा जाता है दुनिया की पहली शहरी सभ्यता, ठीक है ना? तो उसमें जो अवशेष प्राप्त हुए ज़मीन की खुदाई से, जब उसको खुदाई किया गया तो ईंट मिले हैं, मन के मत का मतलब हो गया घड़ा, मनके का मतलब घड़ा मिला है, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना? कहीं कहीं मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है, 37 कब्रिस्तान यानी जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता था। तो इस सब का उम्र का पता लगाया गया, ठीक है? आखिर यह कितना साल पुराना है? तो जो बात बीत चुकी है उसी को क्या कहते हैं? इतिहास। और इतिहास की स्रोत जानकारी के लिए स्रोत हमने आपको एक बताया, क्या? पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा साहित्यिक। तो पुरातात्विक समझ में आ गया? पुरातात्विक क्या हो गया? जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं उसको कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। और साहित्यिक क्या है बाबू? तो साहित्यिक का मतलब कि कहीं ना कहीं उसके बारे में कहीं पुस्तक में वर्णित किया गया है, उसको कहेंगे साहित्यिक साक्ष्य। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, हम लोगों तो देखा नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन क्या है कि उसके बारे में हमको जानकारी है। तो क्यों जानकारी है? क्योंकि इसके लिए जानकारी उपलब्ध कराई गई है। महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत में वर्णन है, तो हम लोग उसको पढ़ के समझ लेते हैं कि नहीं भाई, आज से सालों साल पहले क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये क्या हो गया? साहित्यिक साक्ष्य। कैसे साक्ष्य? साहित्यिक साक्ष्य। जैसे रामायण के बारे में, तो रामायण के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे श्रीलंका में गए और रावण के साथ युद्ध भी किया उन्होंने। तो इन सब का वर्णन रामायण पुस्तक में की गई है, जिसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। बाबू कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, ठीक है? तो क्या हो गया? ये सब क्या है? साहित्य है। क्या है बाबू? साहित्य। तो यह प्रमाणित करते हैं कि यह जो घटनाएं थी पहले घटी हुई हैं, ठीक है ना? तो इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास दो स्रोत, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। समझ में आ गया होगा बढ़िया से, पुरातात्विक और साहित्यिक। कोई दिक्कत है कि नहीं? को नहीं। चलिए, तो थोड़ा सा एक बार इस पर नज़र मार ले। इतिहास का जनक हेरोडोटस, या इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इतिहास को विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया लोगों के बीच। अब इतिहास की जानकारी के दो स्रोत होते हैं, बता तो दिया हमने लेकिन लिखा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। इतिहास के जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत।
दो हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। चलिए, तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने आपको समझाया और साहित्यिक साक्ष्य के बारे में भी समझाया। साहित्य मतलब पुस्तक, साहित्य मतलब पुस्तक, और पुरातात्विक मतलब खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। दोनों की उम्र का पुरातात्विक साक्ष्य की उम्र का पता लग गया। साहित्य में तो लिखा गया है ना, वर्णन किया गया है। चलिए, अब आते हैं मूल रूप से इतिहास की तरफ। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो देखिए, पहले जो पुराने समय में यानी बीते हुए समय में मनुष्य जब जंगली प्रवृत्ति का था, तो इतिहास की जानकारी में उसको 3 कालखंड में बांट दिया गया है। यानी इतिहास को अध्ययन के बाद से 3 कालखंड में बांटा गया है। जैसे इतिहास के कालखंड, इतिहास के कालखंड कितने हैं? 3। चलिए, क्या क्या है भाई, देख लेते हैं। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास, ठीक है। उसके बाद है नंबर 1 में, नंबर 2 में है आद्य इतिहास, और तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है ना। कौन कौन हो गया? प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। अब ये तीनों हैं क्या? तो देखिए, प्राक इतिहास, इतिहास का वह कालखंड, प्राक इतिहास किसे कहेंगे? इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी के लिए हमें क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। क्लियर है? पुस्तक नहीं है इसके लिए, क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। अब उसके उम्र का पता लगाया तो पता चला कि इतना साल पुराना था या जो भी था। जैसे पहले के लोग जो थे जब जानवर प्रवृत्ति के थे, तो अपने साथ भैया क्या लगते थे? औजार रखते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो जानवर को शिकार करने के लिए औजार बनाए, ठीक है ना। तो जो औजार किसका बना? पत्थर का बना, लकड़ी का बना, हड्डी का बना, ठीक है ना। पत्थर का, लकड़ी का और हड्डी का। तो अब कहिएगा कि सर ये हड्डी का औजार का भैया कहाँ से क्या मिला है? तो देखिए, हड्डी के औजार का प्रमाण मिलता है अपने बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार में नाम एक गांव है जिसका नाम है चिरांद। क्या नाम है? चिरांद, ठीक है ना। चिरांद पड़ता है सारण जिले में। कहाँ पड़ता है? सारण जिले में। तो चिरांद में जब खुदाई हुई तो वहाँ से कुछ हड्डी के औजार बने हुए मिले। तब उसके उम्र का पता लगाया तो देखा गया कि अरे भाई ये तो लाखों वर्ष पुराना है। तो जब देखा गया कि उस समय कैसा काल चल रहा था, तो उस समय था प्राक इतिहास काल। प्राक इतिहास का मतलब जब मनुष्य धरती पर आ चुका था, ठीक है ना। मनुष्य धरती पर आ गया था, उसका बुद्धि विवेक इतना था नहीं कि वो अपना घर बना सके, ठीक है ना, या कुछ मतलब मस्तिष्क जो था उतना आगे की ओर सोच नहीं सकता था, ठीक है। तब उसको कालखंड को क्या कह दिया गया? प्राक इतिहास काल, ठीक है ना। यानी यहाँ पे केवल और केवल क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य तो प्रमाणित होता है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य प्रमाणित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको पढ़ने वाले लोग ही नहीं हैं। ऐसा लिखा गया कि पढ़ नहीं पाता कोई, तो जब पढ़ेंगे तब ना प्रमाणित होगा वाह। तो कहने का मतलब है कि आद्य इतिहास कालखंड में जो पुस्तकें भी थी और पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, लेकिन पुस्तकें नहीं पढ़ी जा सकी। क्लियर है? और ऐतिहासिक कालखंड, तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, ठीक है ना, दोनों मौजूद हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य का उम्र का पता लगा लिया गया, और जो साहित्य लिखे गए थे वह यह प्रमाणित कर देता था कि नहीं यह वस्तु उस समय की थी। तो इसको कहते हैं ऐतिहासिक। क्या कहते हैं बाबू? ऐतिहासिक। जैसे कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 42 किलो का था, कहा जाता है ना ऐसा। तो आज भी क्या है? महाराणा प्रताप का भाला है, तलवार है,
लिखा गया है ना कहीं, और कहीं ना कहीं यह तलवार भी मौजूद है, तो लिखा हुआ चीज़ भी सही है और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो भी सही है। तो वो कैसा कालखंड हो गया? ऐतिहासिक कालखंड। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो प्राक इतिहास कालखंड में मनुष्य कैसे थे, उनको भी कई भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। समझ गए ना? क्या क्या बाबू? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण का पूरा मतलब पहले का, और पाषाण मतलब पुराना, ठीक है ना? तो जो सबसे पुराना जो समय था उसको कहा गया पूरा पाषाण काल। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इंसान का थोड़ा सा सोच बदला, थोड़ा सा मतलब उनके सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई, ठीक है ना? किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में क्या किया उन्होंने कि एक जानवर है कुत्ता। क्या बाबू? कुत्ता। कुत्ता को उन्होंने पालतू बनाया। अब क्यों बनाया? तो देखिए, कुत्ता जो था, किसी जैसे लोग शिकार करते थे तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि कुत्ता भी पीछे से दौड़ जाते थे। तब उनको लगा कि अरे भाई, हमसे पहले कुत्ते चल जाता है, तो ऐसा करो ना कि इसको अपने साथ रख लेते हैं। साथ रखेंगे तो क्या होगा कि कुत्ता भी साथ रहेगा, तो शिकार करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो कुत्ता को पालतू बनाया है मध्य पाषाण काल में। सवाल पूछता है कि कुत्ता को किस समय या किस काल में पालतू बनाया गया बाबू? तो मध्य पाषाण काल में। अब इन लोगों को शिकार करना आसान हो गया। जैसे कोई भी जीव को पकड़ना होता है, तो कोई जीव को पकड़ना था तो क्या होता था? पहले कुत्ता गया, उसको पकड़ लेता था, फिर इंसान पीछे से जाके उसकी हत्या कर करके उसका शिकार कर लेता था, ठीक है ना? तो पहला पालतू बनाया गया जानवर क्या हो गया? कुत्ता। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर भी क्या है? एक कुतिया थी, लाइका नाम की कुतिया। कौन सी कुतिया? लाइका, ठीक है ना? उसी को अंतरिक्ष में भेजा गया था। मानव भेजने से पहले ट्रायल के तौर पर, कोशिश के तौर पर भेजा गया कि नहीं भाई, पहले भेज के देखते हैं कि यह अंतरिक्ष में सर्वाइव कर पाता है कि नहीं, यानी अंतरिक्ष के माहौल को यह अच्छी तरीके से उसमें जीवित रहता है या नहीं रहता, इसलिए उसको भेजा गया था। अगर डायरेक्ट मनुष्य जाता भाई, तो वहाँ के वास्तविकता को समझ पाता? नहीं समझ पाता, और उसकी भी डेथ हो जाती। थोड़ा रिस्की था, इसलिए लाइका नामक कुतिया को भेज दिया गया था। कोई दिक्कत? तो मनुष्य ने पहले, सबसे पहले किसको पालतू बना लिया बाबू? कुत्ता को। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। उसके बाद आया नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। नव मतलब हो गया नया, नव मतलब नया। तो देखिए, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है? तो पहिए का आविष्कार हुआ है। किसका? पहिए का। पहिए का मतलब पहले लोग आने जाने के लिए पत्थर लगा करके लुढ़ाते थे गाड़ियों में। तो पत्थर भी कैसा? पत्थर तो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता था, तो भैया इधर उधर घिसते 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 क्या हुआ कि पत्थर घिस करके क्या हो गया? पूर्णतः गोल हो गया। पूर्णतः गोल होने से क्या हुआ? अब लुढ़कना ज़्यादा हो गया। देखिए, गोल चीज़ वस्तु जो है, कोई भी वस्तु गोल है तो वह लुढ़केगा ज़्यादा, लुढ़कन उसमें ज़्यादा होता है। जब पहिया जो पत्थर था घिस करके गोल हो गया, तो उसमें लुढ़कन ज़्यादा हो गई। तब देखा कि अरे कोई तो प्रेशर है ही नहीं उतना, तब उसको कहते हैं पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार हो गया नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल। लिख देते हैं यहाँ पे, पूरा पाषाण काल, ख में है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ग में है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, और घ में हो गया ताम्रपाषाण काल। ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या क्या पूरा पाषाण के बारे में हमने बताया कि लोग क्या थे? जानवर प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? जानवर प्रवृत्ति के। केवल और केवल इनका काम था शिकार, मतलब जानवर को मारे खाए, ठीक है? पकाते भी नहीं थे, क्योंकि उस समय आग का प्रयोग नहीं हुआ था। हाँ, आग की खोज जरूर हुई थी। आग की खोज किस काल में? याद रखेंगे, आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में? पूरा पाषाण काल में, ठीक है? उसके बाद मध्य पाषाण में हमने बताया
कि कुत्ते को पालतू बनाया गया। कुत्ते को पालतू बनाया गया, यानी पहला बार किस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया है? मध्यपाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण का मतलब होता है नया, नव मतलब नया। तो बाबू इस काल में क्या हुआ? आग का प्रयोग हुआ। देखो, आग की खोज कब की गई? पुरापाषाण काल में, और आग का प्रयोग नवपाषाण काल में। लाखों वर्ष का अंतर है, लाखों वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब देखिए, नवपाषाण काल में हमने बताया था पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार पूछता है बहुत एग्जाम में कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। आग का प्रयोग भी नवपाषाण काल में। खोज और प्रयोग में अंतर है। खोज में क्या हुआ था कि जंगल में आग लग गई, घर्षण से पत्तियां जलने लगी और जंगल के जंगल आग लग के क्या हो गए? साफ हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अब उनको इसके बारे में, अब देखिए, कोई भी वस्तु पहले अगर होगा तो लोग डरते हैं उससे। तो आग जला जंगल में तो लोग डर गए, ठीक है ना। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने अध्ययन नहीं किया कि है क्या, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल आया, लाखों वर्ष बीत गए, तब आग का प्रयोग हुआ। जब जंगल में क्या हुआ कि वो लोग पत्थर से घिस रहे थे, तो घर्षण के कारण क्या हुआ? चिंगारे उत्पन्न हुआ। उससे क्या हो गई? जब चिंगारे गिरी तो पत्तियों में आग लग गई, आग लगी। उसके बाद क्या किया? उसमें उन्होंने मांस को पकाया और खाया, तो थोड़ा स्वादिष्ट लगा। किस काल में? नवपाषाण काल में। तब लगा कि नहीं भाई, अब मांस को क्या करना चाहिए? पका के खाना चाहिए। तब आग का प्रयोग हो गया। किस काल में? नवपाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार भी हो गया किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ताम्र मतलब तांबा होता है, ताम्र मतलब तांबा, यानी इस काल में तांबे का प्रयोग हुआ। इस काल में तांबे का प्रयोग हुआ। पूछता है सवाल कि मनुष्य के द्वारा पहला खोजा गया धातु क्या है? तांबा। क्या है बाबू? तांबा। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया है? तांबे का, ठीक है ना। पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को, ठीक है ना। अब तांबे का पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। तांबे का पहला औजार। तो हमने पढ़ा भी क्या कि ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था कि इस काल में तांबे का प्रयोग हुआ। और तांबे का प्रयोग किस रूप में किया गया बाबू? औजार के रूप में। किस रूप में? औजार के रूप में। और पहला औजार क्या बना है? कुल्हाड़ी। क्या बना है? कुल्हाड़ी। पूछता है, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु, पहला धातु तांबा। तांबा क्या है? धातु है। धातु की पहचान, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? धातु। पढ़े होंगे ना। चलिए, तो तांबा पहला धातु हो गया। अब लोहा के खोज तो बहुत बाद में हुआ है। लोहा के खोज हो गया है उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ है लोहे की खोज? उत्तर वैदिक काल में। 800 ईसा पूर्व के आसपास इसकी खोज हुई थी। लोहे की खोज 800 ईसा पूर्व में। वह टाइम पीरियड चल रहा था उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल दो तरीकों से, वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यह हो गया पूर्व वैदिक। और उत्तर वैदिक हो गया 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो भैया अब सवाल है कि ये टाइम जो है पीछे की ओर जा रहा है। तो देखिए, ईसवी सन और ईसा पूर्व में अंतर है। ईसवी पूर्व आप पढ़े होंगे, ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व इसको कहेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसको कहा गया ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता है, ठीक है ना। जैसे समझ लें, जैसे चल रहा है 1585 ईसा पूर्व, तो अब क्या आएगा अगला टर्म? 1584 ईसा पूर्व। फिर आएगा 1583 ईसा पूर्व, फिर होगा 1582 ईसा पूर्व, ठीक है, पीछे की ओर। और ईसवी सन जो है, ईसवी सन चलता है आपका आगे,
क्या चलता है आगे। जैसे अभी मान के चलिए अभी क्या है 2024 है, अगला टर्म क्या होगा 2025, फिर होगा 2026, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो जो पीछे का समय है उसको कहते हैं, इंग्लिश में देखे होंगे लिखा हुआ BC, क्या होगा BC, और ये होता है AD, ठीक है ना। BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और AD का मतलब एबेनियन डोमिन होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी सन। कोई दिक्कत? ईसा मसीह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जब बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी। ईसा मसीह कौन थे भाई? चलिए, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के पास कहा जाता है कि उनके पास दैवीय शक्तियाँ थी, यानी लोगों के रोगों को ठीक कर देते थे। कुछ ऐसा भी कहा गया है कि कोई मृत व्यक्ति था उसको भी जीवित कर देते थे, यानी उनके पास दैवीय शक्ति थी, ठीक है ना। इसीलिए उन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया का प्रकाश पुंज। दुनिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया है? ईसा मसीह को। इनको 33 ईस्वी में, कब बाबू? 33 ईस्वी में इनको वहाँ के शासक पोंटियस ने, ठीक है ना, किसने? पोंटियस ने क्या किया था कि इनको सूली पर चढ़ा दिया था। देखे होंगे क्रॉस पर ऐसे होता है ना, हाथ को दोनों कांटे से मार दिया गया, दोनों हाथ में कांटी था, पैर को मोड़ के कांटे मार दिया गया था, ठीक है ना। अगले दिन देखा गया तो फिर से वो जीवित हो गए थे। फिर क्या हो गए थे? जीवित, मर गए थे, कांट पोंटियस उसको ठोक दिया था उनको क्रॉस पर, बाद में वो क्या हो गए थे? जीवित। अब देखें ईसा मसीह लाइट ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया का प्रकाश पुंज, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दुनिया की रोशनी किन्हें कहा गया? ईसा मसीह को। अब है एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, यानी दुनिया की रोशनी या दुनिया का प्रकाश, सॉरी एशिया का प्रकाश पुंज पूछेगा सवाल। एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध ने क्या किया? ज्ञान का विस्तार किया लोगों के बीच में। तो ज्ञान का वह साइन थीटा कोस थीटा पढ़ने गए थे, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी? बोध गया में। पहले तो गया था ही, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहलाया बोध गया। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन वो गौतम बुद्ध कैसे बन गए भाई? सवाल है, कभी लोग सोचते हैं इसके बारे में कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे हुए? तो देखिए बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। 12 से 14 वर्ष की अवस्था के बीच इनकी शादी हो गई थी, 14 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। तो उनसे एक पुत्र हुआ था राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बाधा उत्पन्न होना। क्या बाबू? एक और बाधा उत्पन्न होना। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। एक मैथिली शरण गुप्त एक लेखक हैं, मैथिली शरण गुप्त, तो उन्होंने एक रचना की है, कविता का संग्रह किया है, संकलित किया है, लिखे हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, ठीक है ना। टाइटल है उसका सखी वो मुझसे कहकर जाते। मतलब मैथिली शरण गुप्त जो यशोधरा का जो हृदय का वर्णन है उन्होंने किया है कि ठीक है गौतम बुद्ध रात को घर छोड़कर गए थे तो कम से कम पत्नी को बता के चले जाते। पत्नी का यही कहना था, यानी उनकी पत्नी यशोधरा का। चलिए वहाँ तक छोड़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो गौतम बुद्ध देखिए, जब बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना, जब ये बोध गया में आते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो बोध गया में उस समय क्या था? वो गया था। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाए? बुद्ध। क्या कहलाए? बुद्ध। यानी जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह क्या कहलाते हैं? बुद्ध। क्या कहलाते हैं? बुद्ध। अब देखिए बुद्ध नहीं, बुद्ध क्या कहलाते? बुद्ध मतलब बुध ग्रह होता है, बुद्ध दधा संयुक्त होता है बुद्ध में। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति हो गया, फिर इनके नाम में गौतम कहाँ से आया? तो देखिए इनके गौतम कुल का नाम था, जैसे हम लोग में होता है ना, कायस्थ कुल से हैं, कश्यप हैं, इस तरह से पूजा पाठ में जब हम लोग को उच्चारण किया जाता है तो उनका गोत्र क्या था? गोत्र क्या था? गौतम। क्या था? गौतम। तो उनके गोत्र का नाम लग गया गौतम, क्योंकि अपने नाम से वो सन्यासी नहीं बन सकते थे, ठीक है ना। तो ज्ञान प्राप्ति हुआ तो बुद्ध लग गया नाम में, और इनका कुल था, गोत्र था क्या बाबू? गौतम। तो पूरा टाइटल हो गया इनका गौतम बुद्ध। क्या हो गया? गौतम बुद्ध, ठीक है ना। फिर वो आए थे, गौतम बुद्ध सबसे अधिक अपना उपदेश कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, सॉरी पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ। और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वहीं है कौशल। क्या है? कौशल।
कौशल महाजनपद था। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए थे, तो कौशल एक महाजनपद था। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कहाँ थी? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। किन्होंने? गौतम बुद्ध ने। याद रहेगा, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में, और यही सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, कौन सा स्तंभ? अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर बने हुए हैं। 4 शेर है ना, देखिएगा प्रशासन विभाग में जो एम्बलम लगाते हैं लोग कैप पे, तो उसमें देखिएगा 4 शेर, पीछे का शेर हाइड होता है। किसी भी एंगल से देखिएगा तो 3 शेर दिखिएगा, लेकिन टोटल कितने हैं? कुल कितने हैं? 4। तो यह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ में एक पिलर बनाया गया है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। कहाँ है सारनाथ? उत्तर प्रदेश में। उस पर 4 बाघ बैठे हुए हैं, और बाघ के नीचे का जो है उसमें बीच में एक चक्र है, जो आज हमारे तिरंगे पर है। कहाँ है? हमारे तिरंगे पर जो चक्र है, चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? 24। और 24 तिलियों का रंग कैसा है? गहरा नीला है, या समुद्री नीला भी इसको कह सकते हैं। गहरा नीला या समुद्री नीला। अब देखिए, उसी चक्र के नीचे एक वाक्य लिखा गया है, जिसका नाम है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। तो यह आदर्श वाक्य बन गया भारत देश का। पूछेगा कि भारत देश का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है ना। तो ये क्या क्या लिया गया भाई? एम्बलम लिया गया जो शेर वाला है, ठीक है ना। उसके बाद चक्र लिया गया। क्या लिया गया? चक्र लिया गया। और उसके बाद लिया गया सत्यमेव जयते। तो यह सत्यमेव जयते शब्द आया कहाँ से? तो सत्यमेव जयते देखिए आया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद। उपनिषद है, क्या है उपनिषद? क्या है भाई? जैसे वेद हमारे यहाँ 4 हैं, वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। तो देखो उपनिषद क्या होता है? गुरु के समक्ष, यानी गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्ति करने को ही कहते हैं उपनिषद। ठीक है ना। गुरु के समक्ष बैठ कर अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उपनिषद। और उपनिषद की संख्या 108। उसी 108 में 13 प्रमाणिक है, 13 का प्रमाण है। और उसी 13 प्रमाणिक में एक आता है मुंडकोपनिषद। क्या आता है? मुंडकोपनिषद। तो इसी मुंडकोपनिषद पुस्तक में लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। तो यही आदर्श वाक्य हमारे देश का बन गया है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक वीडियो तो अच्छा है, कोई दिक्कत? चलिए, इसके विशेष चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे इतिहास में। इसके बाद से आगे का कार्यक्रम चलेगा।